Hello everyone, I am Manu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Kharagad. I welcome you all in this fifth lecture of Applied Mechanics lecture series on Force Part 2. इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, पॉइंट लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, हाउ ए डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज कन्वर्टेड इनटू ए पॉइंट लोड, इस सब के बारे में हम इन डिटेल जानने वाले हैं। तो कृपया इस वीडियो में बने रहिए। और इसके पहले यदि आपने फोर्स पार्ट 1 जो कि चौथा लेक्चर था वो नहीं देखा है तो कृपया करके पहले उसे देख लीजिए, जिसका आई बटन लिंक ऊपर आ रहा होगा और जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, बलों के संचरणता का सिद्धांत। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी स्टेट्स दैट द एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स are independent of the point of application of the force along its line of action। इस सिद्धांत के अनुसार से यदि किसी वस्तु पर, बॉडी पर फोर्स लगा है तो उस फोर्स को आप उसके लाइन ऑफ एक्शन पर किसी अन्य बिंदु पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे उसका एक्सटर्नल इफेक्ट अप्रभावित रहेगा, लेकिन इंटरनल इफेक्ट के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। इंटरनल इफेक्ट चेंज हो सकता है, एक्सटर्नल इफेक्ट जो है सेम रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि इंटरनल इफेक्ट्स में चेंज। ठीक है। तो इस नियम के अनुसार से हम किसी फोर्स को किसी उसके लाइन ऑफ एक्शन पर किसी दूसरे बिंदु पर आरोपित करेंगे तो उसका एक्सटर्नल इफेक्ट चेंज नहीं होगा, इंटरनल इफेक्ट चेंज हो सकता है। तो चलिए किस तरह से आपका एक्सटर्नल इफेक्ट सेम रहने वाला है और किस तरह से इंटरनल इफेक्ट चेंज हो सकता है उस चीज़ के बारे में आगे देखते हैं। ये एक बॉडी है जिसमें एक फोर्स लगा हुआ है F मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन पे। ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है जिस पर ये फोर्स कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग कार्य रेखा बोलते हैं। ये फोर्स कंप्लीटली इस लाइन पर होना चाहिए। तो इस फोर्स को मैं इस नियम के, इस प्रिंसिपल के अनुसार से इसको इसके लाइन ऑफ एक्शन पर, इस लाइन ऑफ एक्शन पर किसी भी बिंदु पर मैं आपको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, और ट्रांसफ़र करने से इसका जो एक्सटर्नल इफेक्ट है वो चेंज नहीं होने वाला है, उतना ही एक्सटर्नल इफेक्ट आपको मिलने वाला है। चलिए तो कैसे करते हैं हम इसको, बाय प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, मैं इस फोर्स को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र कर देता हूँ इस पॉइंट पर। पहले वो इस पॉइंट पर लगा था, अब इस पॉइंट पर लगा है। दोनों केसेस में हमारा एक्सटर्नल इफेक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है। इस नियम के अनुसार से मैं यहाँ कर दिया, न सिर्फ इस बिंदु पर बल्कि मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसी भी बिंदु पर इसको ट्रांसफ़र कर सकता था। ठीक है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इसका बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा और ज़मीन से रिएक्शंस को ऊपर डायरेक्शन में लग रहा होगा, जो कि नेट बैलेंस होगा। इसलिए मैं इन चीज़ों को, जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, उसको कंसिडर करके नहीं चल रहा हूँ। ठीक है। तो ये एक्सटर्नल इफेक्ट सेम रहने वाला है। एक्सटर्नल इफेक्ट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रोटेशन, ये सारे एक्सटर्नल इफेक्ट के अंदर आते हैं। तो ये फोर्स क्या करेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, इसलिए ये फोर्स बॉडी को स्लाइड करेगा, है ना, और ये भी क्या करेगा, इसको स्लाइड करेगा। दोनों ही कंडीशन में आपको डिस्प्लेसमेंट जो मिलेगा सेम मिलेगा। एक्सटर्नल, जितने भी एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं वो सेम मिलने वाले हैं। तो इसलिए क्योंकि दोनों ही, चाहे अब मैं इस फोर्स को इस यहाँ पर लगाऊँ, चाहे मैं इस फोर्स को यहाँ पर लगाऊँ, दोनों ही वस्तु को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। एक्सटर्नल इफेक्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है। ये हमने देख लिया। ठीक है। आगे देखते हैं कि किस तरह से ये इंटरनल इफेक्ट चेंज हो सकता है। ये बॉडी है, ये मान लेते हैं कंप्रेसिव फोर्स लगा है। कंप्रेसिव फोर्सेस में ध्यान देना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन 180 डिग्री पे होगा और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा। तो ये कंप्रेसिव फोर्स है, बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, करेगा कि नहीं करेगा आई डोंट नो। सफिशिएंट अमाउंट का मैग्नीट्यूड का फोर्स यदि होगा तभी जाके कंप्रेस कर पाएगा। वैसे भी हमने अप्लाइड मैकेनिक्स में हमारा जो सबसे पहला एजम्पशन था, सबसे पहला हमारा जो आइडियलाइजेशन था वो था रिजिड बॉडी आइडियलाइजेशन। उस आइडियलाइजेशन के तहत ये कभी भी कंप्रेस नहीं होगा। आप जितने भी मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाइए, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो नियत होगा रिजिड बॉडी के केस में। हालांकि रिजिड बॉडी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो ये कंप्रेसिव फोर्स है। तो हम इंटरनल इफेक्ट के बारे में वैसे हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में बात नहीं करते, हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। चलिए, तो ये अभी क्या है, कंप्रेसिव नेचर का फोर्स है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फोर्स को उठा करके, इस फोर्स को मैं स्लाइड करके इस बिंदु पर ले जाऊंगा और यहाँ के फोर्स को मैं उठा करके यहाँ ले जाऊंगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, अब नेचर चेंज हो गया।
पहले जो ये कंप्रेसिव इफेक्ट डाल रहा था, बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, अब ये आपको टेंशन दे रहा है, टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहा है। दोनों केसेस में, पहले केस में जो था उसमें बॉडी कंप्रेसिव स्ट्रेस में महसूस कर रहा है, इस केस में टेंसाइल स्ट्रेस इसमें लग रहा है। तो इंटरनल इफेक्ट तो चेंज हो गया। वैसे भी हमारा एक्चुअल में बॉडीज रिजिड नहीं होते हैं, इसलिए पहले केस में हमारा बॉडी कंप्रेस होता, इस केस में हमारा बॉडी लंबा होगा। तो इंटरनल इफेक्ट तो चेंज हो गया ना। तो इसीलिए इंटरनल इफेक्ट चेंज हो सकता है। क्योंकि हम इस सब्जेक्ट में इंटरनल इफेक्ट के बारे में बात नहीं करने वाले, हमारे जितने भी बॉडीज हैं वो रिजिड बॉडी हैं, इसलिए हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनल इफेक्ट में चेंज, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है फोर्स इज ए स्लाइडिंग वेक्टर, इट स्लाइड्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। देखिए यदि मैं देखूँ, इसको दो फोर्स हैं, इसको ये लाइन ऑफ एक्शन पर ये स्लाइड होते रहते हैं। आप इसके लाइन ऑफ एक्शन पर कहीं पर भी ट्रांसफर कर दीजिए इस नियम के अनुसार से, एक्सटर्नल इफेक्ट में विल नॉट चेंजिंग, एक्सटर्नल इफेक्ट चेंज नहीं होगा, बट इंटरनल इफेक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हम लोग बार बार यूज़ करने वाले हैं सब्जेक्ट में, क्योंकि इससे हमारा जो मैथमेटिकल एनालिसिस होता है वो सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो बहुत यूज़ होने वाला है, बहुत उपयोगी है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इंटरनल इफेक्ट लेकिन चेंज हो सकता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप अप्लाई मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ केस देख लेते हैं। यहाँ पर एक फोर्स लगा है बॉडी में, तो मैं कैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, देखिए मैं यहाँ के फोर्स को उठा करके यहाँ ले आया, है ना। लाइन ऑफ एक्शन पर ही ट्रांसफ़र करना है, डायरेक्शन वही रहेगा, बॉडी का एक्सटर्नल इफेक्ट चेंज नहीं होगा। यहाँ पर फोर्स लगा था, ये लाइन ऑफ एक्शन है, मैं इसको यहाँ पर ले आया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोर्स लगा, यहाँ पर फोर्स लगा, यहाँ पर फोर्स लगा, इसको मैं यहाँ पर स्लाइड करके यहाँ ले आया, यहाँ चला गया। इसको मैं स्लाइड करके यहाँ ले आया, यहाँ चला गया। इसको मैं स्लाइड करके यहाँ ले गया, ये यहाँ चला गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे उसका एक्सटर्नल इफेक्ट अप्रभावित रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन इंटरनल इफेक्ट चेंज हो सकता है। लेकिन हमको इंटरनल इफेक्ट के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही पूरे मैकेनिक्स के लिए आइडियलाइजेशन कर लिया है कि ये बॉडी रिजिड है, तो इंटरनल इफेक्ट हमारा चेंज नहीं होने वाला है एक्चुअल में, लेकिन चेंज होगा, है ना। चलिए, तो हम लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस किए थे कि फोर्स इज नथिंग बट ए वे ऑफ शोइंग द इंटरेक्शंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फोर्स एक तरीका है किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच के इंटरेक्शंस को शो करने का। ये हमने लास्ट क्लास में फोर्स पार्ट 1 में बात किया था। तो इस पर एक क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं कि क्या फिजिकल इंटरेक्शंस होने पर ही फोर्सेस लगते हैं? क्या बिना फिजिकल इंटरेक्शन के, बिना मैकेनिकल कांटेक्ट के फोर्स नहीं लग सकते? ये मेरा क्वेश्चन है। तो आंसर है यस, बिल्कुल बिना कांटेक्ट के भी फोर्सेस लग सकते हैं। जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सारे फोर्सेस बिना कांटेक्ट के लगते हैं। तो इस बेसिस पे हम इसको फोर्स को दो टाइप से बांट सकते हैं। एक है हमारा बॉडी फोर्स है, जिसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी कहते हैं। बॉडी फोर्स कहने का मतलब है कि फोर्स जो लगता है वो ईच वॉल्यूम एलिमेंट पर लगता है, हर पार्टिकल पर, हर अणु पर फोर्सेस लगते हैं, है ना। तो पूरे बॉडी पर जहाँ जहाँ एटम्स हैं सब में फोर्स लगेगा। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी बोलते हैं इसको, क्योंकि बिना कांटेक्ट के, बिना मैकेनिकल कांटेक्ट के क्या हो रहा है, इसमें फोर्सेस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाता है एग्जाम्पल ग्रुप में ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सारे फोर्सेस जो है बिना मैकेनिकल कांटेक्ट के लगते हैं, इसलिए इसको नॉन कांटेक्ट फोर्सेस बोलते हैं। सारे वॉल्यूम एलिमेंट पर लगते हैं, इसलिए इसको बॉडी फोर्स बोलते हैं। जैसे हमारा एक ये बॉडी है, इसमें हर जगह पे, हर एटम्स में क्या लग रहा है, फोर्सेस लग रहा है। मैं यहाँ पर कुछ ही एरो शो कर रहा हूँ, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, सब में फोर्स मैं लगा नहीं सकता, यहाँ पर दिखा नहीं सकता। अब ये 2D ही सिर्फ किया हूँ, इसकी जो अगर इसको देखूंगा मैं 3D में, तो यहाँ पर हर एटम्स पे लगा होगा। यदि डेंसिटी सेम होगा तो ये हर जगह सेम, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। अगर डेंसिटी वेरी करेगा तो फोर्सेस वेरी करेंगे। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, आई एम रिड्यूसिंग दिस फोर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स इन ए कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स। इसको मैं क्या करके चलता हूँ, इसके मास सेंटर पर लगा हुआ है वेट, ऐसा मान करके चलते हैं हम। अक्सर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो, और हमने देख भी चुका है कि हम लोग वेट को हम लोग सिर्फ बीच से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, है ना। इसको वेट करते हैं ऐसे करके, कभी कभी मैं ऊपर डाल देता हूँ, कभी कभी नीचे डाल देता हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबल फोर्स है। मैं ऊपर भी करूँगा तब भी वही है, यहाँ करूँगा तभी वही है, नीचे करूँगा तभी वही है। लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स से मैं इसको क्या कर सकता हूँ
किसी भी इसके लाइन ऑफ एक्शन पे किसी भी बिंदु पर लिख सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा बॉडी फोर्सेस या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसके अलावा हमारे पास है दूसरा जो है हमारा सरफेस फोर्स है या फिर कॉन्टैक्ट फोर्स है। सरफेस फोर्स बोलने का मतलब ये है कि एक सिर्फ सरफेस पर लगता है, सरफेस के हर एलिमेंट पर लगता है फोर्सेस, और ये कांटेक्ट होने पर ही लगता है। इसके लिए फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है ना। जैसे कि हमारा हो जाता है जो भी हमारे अप्लाइड फोर्सेस हैं, स्प्रिंग फोर्स है, एयर ड्रैग फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, ये इंटरेक्शन होने पर ही लगते हैं, है ना। तो इंटरेक्शन, इनके इंटरेक्शंस को ही हम क्या करते हैं, फोर्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरेक्शंस को शो करते हैं। तो हम चलिए इस अप्लाइड फोर्स को, हाँ एक चीज़ और है यहाँ पर, जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो हम अक्सर इस सरफेस फोर्स को तो नहीं भूलते हैं, इंटरेक्शंस को हम जो है फोर्सेस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन हमको ये बॉडी फोर्स को भी कंसिडर करके चलना है। हम अक्सर ये होता है भूल सकते हैं इसको, है ना। तो हम बॉडी फोर्सेस को मे इग्नोर, वी मे इग्नोर, हम इसको भूल सकते हैं, लेकिन हमको भूलना नहीं है। अगर भूल जाएंगे इसको लगाना बॉडी फोर्सेस को, तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हमको भूलना नहीं है इसको। आगे बढ़ते हैं, इसमें अप्लाइड फोर्सेस को थोड़ा और डीपली से जानते हैं। अप्लाइड फोर्सेस में हम मेनली टेंसाइल फोर्स देखते हैं, ठीक है। तो टेंसाइल फोर्सेस आर कोलिनियर फोर्सेस विच ट्राइज टू स्ट्रेच द मटेरियल, जो मटेरियल को क्या करता है, स्ट्रेच करने की कोशिश करता है। लेट सपोज दिस इज बॉडी एंड द फोर्स इज एक्टिंग, इट इज अ टेंसाइल फोर्स एंड दिस इज ए लाइन ऑफ एक्शन। ये हमारा एक्सेस ऑफ द मेंबर भी बोल सकते हैं, ये फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन भी होगा। टेंसाइल फोर्स के केस में ये जरूरी है कि ये दोनों इसको खींचना चाहिए, और ये लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम होना चाहिए, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। इसमें आपको ऐसा महसूस होगा कि बॉडी खींचा रहा है, खींचाएगा कि नहीं खींचाएगा वो अलग चीज़ है, खींचता हुआ प्रतीत होगा, आपको महसूस होगा। जैसे कि आपके एग्जांपल के लिए अगर बोलूँ तो जो सीलिंग फैन होता है, ऊपर पंखा होता है, उसका जो मोटर होता है ना, उसमें मोटर होता है, कैपेसिटर होता है, ब्लेड्स होते हैं, प्लस उसके ऊपर केसिंग होता है, वो सब जो चीज़ें हैं उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने के कारण से वो जिस रॉड पर लटका होता है उसमें एक टेंशन फोर्स महसूस होता है, उसको वो लंबा हो सकता है, ठीक है। तो वो होता है आपका टेंसाइल फोर्स। जहाँ भी वस्तु लंबा होता हुआ प्रतीत हो, लंबा हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग मैटर है, तो वहाँ पर होता है आपका टेंसाइल फोर्स करता है ना। यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स की तरह इसको लिए हैं, जो कि एक्चुअली एक अब्स्ट्रक्शन है। तो ये अफेक्टेड एरिया है। अगर मैं इसमें स्ट्रेस की बात करूँगा तो ये अफेक्टेड एरिया ये है, जो आपने ये शेडिंग देख रहे हैं इसमें, तो ये अफेक्टेड एरिया है, और इसमें टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय ये वाला एरिया हो जाएगा आपका, ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया आपका टेंसाइल फोर्स हो गया। आते हैं कंप्रेसिव फोर्स में। इसमें वस्तु क्या होगा, पहले ही जैसा है, बस अंतर इतना है कि वहाँ पर ये वस्तु खींचने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें वस्तु छोटा हुआ नजर आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी एक लाइन, रेलवे टिकट के लिए एक लाइन लगा हुआ है, उसमें पहले से कॉम्पैक्ट एक दूसरे सट सट के खड़े हैं, और उसमें कोई मोटा व्यक्ति जाकर बीच में घुस गया, क्या करेंगे आप, कंप्रेशन फील करेंगे, है ना। लेथ बेड जैसे होता है, जिस पर आपका लेथ मशीन रहता है, वो बेड अंडर कंप्रेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्रेसिव फोर्स है। लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, क्या करेगा, कंप्रेसिव इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्रेसिव इफेक्ट, कंप्रेसिव फोर्सेस हो गया। एक्सेस ऑफ द मेंबर हो गया, या अफेक्टेड एरिया हो गया, सेम टेंसाइल की तरह। इसमें सिग्मा सी इक्वल टू फोर्स बाय ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्रेसिव फोर्स हो गया, है ना। तो तीसरा हमारा शियरिंग फोर्सेस है। शियरिंग फोर्सेस आर अनअलाइंड फोर्सेस pushing one part of the body in one direction and another part of the body in opposite direction। देखिए यहाँ पर ये अगर देखेंगे ध्यान से, हमारा अफेक्टेड एरिया डिफरेंट है, ये वाला अफेक्टेड एरिया है। इस फोर्स की वजह से अगर टूटेगा तो ये इस तरह से यहाँ पे जिगजैग टूटेगा, ठीक है। इस तरह से क्या टूटेगा, यहाँ पे ऐसा 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 करके जिगजैग रूप में टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। दोनों फोर्सेस पैरेलल जरूर होंगे, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये फोर्स जो है इस ऊपर वाले पार्ट को बॉडी का राइट साइड में खींचने की कोशिश कर रहा है, और ये फोर्स जो है इस नीचे वाले बॉडी पार्ट को लेफ्ट साइड खींचने की कोशिश कर रहा है। दोनों अनअलाइंड फोर्सेस हैं, दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं। ये इस पार्ट को इधर खींचना चाह रहा है,
ये फोर्स इस पार्ट को इधर खींचना चाह रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बीच से ऐसा ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो सकता है, रिजिड बॉडी है नहीं होगा, है ना। तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया शियर फोर्स। एक्चुअल में ओनली टेंशन, ओनली कंप्रेशन, ओनली शियर ऐसा नहीं होता है, ये कॉम्बिनेशन में रहते हैं। टेंशन प्लस शियर हो सकता है, कंप्रेशन प्लस शियर हो सकता है, इस तरह से लगते हैं ये इन प्रैक्टिस इन जनरल, ठीक है। तो ये टाउ इक्वल टू फोर्स बाय एरिया हो जाएगा। हम इसका एग्जांपल रिवेट जॉइंट से देखते हैं। ये प्लेट है, दो प्लेट है, इस प्लेट को ये फोर्स इस डायरेक्शन में खींच रहा है लेफ्ट की ओर, इस प्लेट को ये फोर्स राइट डायरेक्शन में खींच रहा है। ये रिवेट पिन है, ये रिवेट हेड है, ये रिवेट का जो ये पिन का ये भाग है वो लेफ्ट साइड खींचना चाह रहा है फोर्स, ये जो पिन का ये भाग है वो राइट साइड खिंचाना चाह रहा है। तो होगा क्या, ये यहाँ से इस बीचों बीच से क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। कैसे होगा, ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से टूट सकता है। यदि ये डिफॉर्मेबल बॉडी होता तो यहाँ पर टूट सकता है, इसको बोलते हैं शियर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जहाँ पर आपको ये महसूस हो कि कैंची से काटते हैं हम, है ना, पेपर काटते हैं, तो वो भी एक क्या है, शियर फोर्स लगाते हैं उसमें काटने के लिए। जब पेपर फाड़ते हैं हम, पेज निकालते हैं, तो फाड़ने को भी क्या है, उसमें भी शियर फोर्स लगता है। जब हम गन्ना छिलते हैं या फिर संतरा हाथ से छिलते हैं, वहाँ पर भी शियर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब हम खाना चबाते हैं तो वहाँ पर कंप्रेशन होता है और शियर की वजह से जो चावल के दाने होते हैं टूटते हैं। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस रहते हैं जनरली एक्चुअल प्रैक्टिस में, ठीक है। तो जहाँ पर भी कटना, छिलना, है ना, फाड़ना, ये सारी चीज़ें आते हैं, वहाँ पर शियर फोर्स होता है। इसके अलावा ये सारे डायरेक्ट फोर्सेस हैं, इसके अलावा बेंडिंग है, ट्विस्टिंग है, ये इनडायरेक्ट फोर्सेस हैं जिसको मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ मैं। बेंडिंग की वजह से आप जैसे रॉड को बेंड करना चाहते हैं, वो बेंड होता है, वो एक इनडायरेक्ट फोर्स है ना। और इसके अलावा एक ट्विस्टिंग फोर्स होता है, जब आप कपड़ा निचोड़ते हैं तो जो कपड़े का एक हिस्सा होता है उसको राइट साइड में अगर मोड़ रहे हैं तो लेफ्ट साइड को अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ते हैं, तो जिससे क्या होता है, उसमें ऐंठन उत्पन्न होता है, ट्विस्टिंग होता है, तो इसके लिए उसको बोलते हैं ट्विस्टिंग फोर्स बोलते हैं। तो वो भी है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा अप्लाइड फोर्सेस थे जिसमें हमने टेंशन, कंप्रेशन, शियर फोर्स के बारे में अच्छे से जाना। आगे बढ़ते हैं इसमें कि शियर का एक और है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये फोर्स लग रहा है इस बॉडी पर, यहाँ पर ये क्या है, जॉइंट है, फिक्स जॉइंट है, फिक्स है ना। मान लीजिए कि ये ज़मीन से पूरा जुड़ चुका है और ये कभी इन दोनों के बीच का बॉन्डिंग नहीं टूटने वाला, ऐसा मान के एज्यूम करके चलते हैं। तो क्या होगा, ये बॉडी इसको टिल्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसके में क्या लग रहा है, इसमें दिस इज अंडर शियर फोर्स। कैसे शियर फोर्स है भाई, अगेन इसमें बॉडी का वेट नीचे लग रहा है, रिएक्शंस ऊपर लग रहा है, दैट वी आर नॉट कंसिडरिंग बिकॉज दिस इज एन इक्विलिब्रियम। और ये जो फोर्स की वजह से ये इक्विलिब्रियम में ये डिस्टॉर्ट हो रहा है, इसको क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में ये भी है। कैसा है देखिए, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो कंप्रेशन शियर कहाँ से आएगा, कंप्रेशन नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगा, शियर नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए ये फोर्स क्या कर रहा है, इसमें मैं इस रिएक्शन, इस सपोर्ट को हटा रहा हूँ, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। तो क्या होगा, इसके हटने की वजह से इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा उसको मैं फोर्स से रिप्रेजेंट करूँगा। तो रिएक्शन, दिस इज द फोर्स, दिस इज एक्टिव फोर्स, दिस इज रिएक्टिव फोर्स, दिस रिएक्शन इज कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड टू दिस ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए यहाँ पर ये कंप्रेशन फोर्स हो गया, तो ये कंप्रेशन फोर्स हो गया, नहीं ये शियर फोर्स हो गया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसको यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक एग्जांपल है शियर फोर्स का। चलिए तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स और जो हमारा क्या है पॉइंट लोड है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ये एक दीवार है जिसमें मान लेते हैं कि एक कैंटिलीवर बीम है। हम लोग अक्सर देखे हैं कि इस तरह से एक पॉइंट लोड लगता है कैंटिलीवर बीम के फ्रंट पे। हम लोग इसका SFD BMD जो स्ट्रेंथ हम मॉडल पढ़ते हैं वो बनाना शुरू कर देते हैं, है ना। हम कभी ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि एक्चुअली में ये फोर्स आ कहाँ से रहा है, कैसा टाइप का इसमें फोर्स आ रहा है, और क्या ये एक्चुअल में ये इस तरह से ही फोर्स लगा है। तो ये हम इस चीज़ के बारे में कभी नहीं सोचते। तो चलिए आज सोच के देखते हैं, थोड़ा इमेजिन करके देखते हैं। आप इमेजिन करना इसमें कि ये पॉइंट लोड है, यहाँ पर लगा है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा है, तो ये किस तरह से लगा है ना, और कैसा तरीका हो सकता है इसको अप्लाई करने का। तो वन ऑफ द मेथड कैन बी, है ना, इसमें आप ये कर सकते हैं। यदि मैं साइड व्यूज़ देखूँ इसका फ्रंट व्यू देखूँ तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पर ये बीम का पार्ट है, देखिए ये जो बीम है यहाँ पर वो ये है, ठीक है, ये बीम जो ब्लू कलर का है वो ये बीम का पार्ट है, और यहाँ पर एक पिन है, ये पिन जॉइंट हो जाएगा, ये जो सर्कुलर हिस्सा है वो पिन है, और ये जो हिस्सा है ये फॉर्क है, ठीक है। ये कैसा लगा हुआ है, इमेजिन कीजिए यहाँ पर ये पिन जो है यहाँ पर एक होल होगा, इसमें यहाँ पर क्या होगा, एक होल होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है, एक होल होगा ऐसे, और क्या होगा ऐसा, यहाँ पर ये होल बना होगा पूरे विड्थ में, ये विड्थ मान रहा हूँ ना मैं इसको, ये विड्थ है, ये होल होगा, और ये आपका तो ये तो है आपका क्या बोलना चाहिए, ये आपका बीम ही है, ये फॉर्क हो गया, ये पिन हो गया, है कि नहीं, ये क्या है आपका फॉर्क है। यहाँ पर आपका लगा है वेट, कहाँ पर लगा होगा, यहाँ कहीं आसपास क्या होगा आपका वेट होगा, ठीक है, यहाँ पर वेट होगा। तो ये वेट जो होगा ये इस फोर्क को क्या कर रहा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड प्रदान कर रहा है। इस वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने के कारण से ये फोर्क को खींच रहा है नीचे की ओर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, क्योंकि ये हर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हर हिस्से पर लोड अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया यूडीएल। ये वेट कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, फॉर्क में ट्रांसफ़र हुआ। इस फॉर्क का वेट कहाँ ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पर पिन में ट्रांसफ़र होगा। ये जब वेट डाउनवर्ड खींच रहा है फॉर्क को, फॉर्क इस पिन को खींचेगा नीचे की ओर। चलिए देखते हैं इसका ये साइड व्यू देख लेते हैं। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम है ये, है ना। जैसे मैं बताया ये पिन है आपका, है ना, ये पिन हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर ये वेट लगा होगा जो फॉर्क को खींच रहा है, इमेजिन कीजिए थोड़ा सा इसको। यहाँ पर पिन है ना, यहाँ पर पिन है ये, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये आपका विड्थ हो जाएगा, ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक विड्थ हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा। तो ये किस तरह से इसमें आपका पिन पर लोड लग रहा है वो हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। आगे देखिए, ये आपका ये बीम है, ये पिन है, पिन नीचे खींचा रहा है। कौन खींच रहा है, इसको फॉर्क खींच रहा है। ये जो फॉर्क है पिन को नीचे पुश कर रहा है, ठीक है, नीचे पुश कर रहा है। तो ये हो गया आपका। ये थोड़ा सा क्लियरेंस रहेगा पिन और बीम के बीच में, इतना बड़ा नहीं रहेगा लेकिन रहेगा। और ये जो एरिया है यहाँ पर, ये थोड़ा सा किसी पॉइंट पर न लग करके, ये पिन क्या है, ये इस हिस्से पर पूरा इस थोड़ा सा एरिया पर ये फोर्स लगा होगा। यदि मैं इसको इंटरेक्शंस को देखूं तो इस तरह से इसमें फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है, जहाँ जहाँ तक कांटेक्ट है वहाँ वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है, ठीक है। एक्चुअल में जो इंटरेक्शंस होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। हम अपने एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए इनको हम डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स को एक पॉइंट कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स या पॉइंट लोड में रिप्लेस करते हैं, जिससे कि हमारा एनालिसिस बहुत सिंपल हो जाता है। इसी के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड को एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, बट नॉट इन ऑल प्लेसेस, है ना। हम हर जगह नहीं करेंगे, मोस्टली केसेस में हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे जहाँ पर रिजल्ट हमारा ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो हम इसको क्या करते हैं, वी आर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस, या इसका रिजल्टेंट फोर्स में इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अभी देखिए इसमें ये पूरा विड्थ है, यहाँ पर अगर देखेंगे ये पूरा हमारा क्या है, विड्थ है। ये पूरा हमारा क्या है, ये विड्थ है पूरा, है ना, विड्थ है। इसमें अगर फोर्स को देखूं तो मैं सिर्फ इस पॉइंट पर नहीं लगा है, ये पूरे इस पॉइंट पर लगा है। यदि आपको इमेजिन करने में दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए प्लीज़। तो यहाँ पर क्या है, पूरे हिस्से पर ये फोर्स लगा हुआ है। बाय रिजल्टेंट फोर्स, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स, मैं इसको अगेन क्या कर रहा हूँ, पहले देखिए, पहले मैंने क्या किया, इस इलिप्टिकल नेचर का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन था, इसको मैंने एक बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस इसमें रिजल्टेंट फोर्स से रिप्लेस किया। देन अगेन ये जो इसमें इतने सारे पूरे, है ना, ये सिर्फ यहाँ पर नहीं खींच रहा है पिन, पूरे इस विड्थ पर खींच रहा है ना। तो ये पूरे विड्थ पर खींच रहा है। तो आपका जो टोटल वेट था वो फॉर्क में गया, फोर्क नीचे खींचा, पिन को खींचा, पिन अभी बीम को खींच रहा है, पिन अभी बीम को खींच रहा है। अगेन मैं सारे फोर्सेस को, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस को मैं एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस करता हूँ, है ना, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस या रिजल्टेंट फोर्स से। अब इसमें मैं
लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स लगा देता हूँ और इसको मैं इसके लाइन ऑफ एक्शन पे स्लाइड कर देता हूँ ऊपर की ओर, शिफ्ट कर दिया मैं, क्योंकि एक्सटर्नल इफेक्ट विल बी अनचेंज्ड। तो मैं यहाँ पर एक्चुअल में अभी फोर्स आया है, यहाँ पर जो इलिप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन था फोर्स का मैंने उसको एक सिंगल फोर्स से रिड्यूस किया, यहाँ पर जो मल्टीपल इसके पूरे विड्थ में जो फोर्सेस थे उसको मैं एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस किया, रिजल्टेंट फोर्स उसको मैं रिजल्टेंट फोर्स को बीच में जो लग रहा था उसको मैंने ऊपर किया, अब जाकर के आपका ये एक्चुअल में मिला है। अभी समझ पाए? जो हम ब्लाइंडली हम लोग ये इसका शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, हम ये नहीं जानने की कोशिश करते कि कहाँ से आ रहा है एक्चुअल में ये, है ना। तो मैंने एक तरीका, एक मेथड जो था उसको समझाने की कोशिश किया कि किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हम इसको एक पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड अप्लाई करते हैं यहाँ पर। एक्चुअली इन प्रैक्टिस इन जनरल नो फोर्स इज पॉइंट लोड या फिर नो फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स। हमेशा कुछ न कुछ एरिया जरूर होता है, उसमें हमेशा फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसको हम मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारा जो मैथमेटिकल एनालिसिस है वो सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर देखेंगे इसमें तो इसके हर वॉल्यूम एलिमेंट पर, क्योंकि ये बॉडी फोर्स है, हर वॉल्यूम एलिमेंट पर यहाँ पर क्या लग रहा होगा, इसका वेट इसका लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, है ना। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी होता है ऐसा कि कुछ पार्ट में, जैसे कि हमारा मैकेनिकल सिस्टम में या फिर हम एरो स्पेस में, हम जब बीम का वेट अप्लाइड फोर्स के वेट से बहुत कम होता है, जब बीम का वेट अप्लाइड फोर्स के वेट से बहुत कम होता है तो इसके वेट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारा कुछ मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं या फिर एरोस्पेस में है, वो सब चीज़ों में हम लोग इसको इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग इसके वेट, बीम के वेट को इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत भारी होता है ना बीम, तो इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो जहाँ पर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यदि बीम का वेट बहुत कम है अप्लाइड लोड के कंपैरिजन में, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। या फिर हम इसको कुछ केसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में के रूप में रिप्लेस करते हैं, है ना। यूनिफॉर्मली तब होगा जब इसका बीम का डेंसिटी हर जगह सेम होगा, ये होमोजीनियस होगा, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में कन्वर्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब एवरी इंटरेक्शन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, एवरी इंटरेक्शन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बट वी सिंप्लीफाई द इंटरेक्शंस इनटू ए सिंपल कॉन्सेंट्रेटेड फोर्सेस। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको कभी कभी हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम इसके वेट को हम इसके मास सेंटर पर भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे कि हमारा ये मान लीजिए ये मास सेंटर है, यहाँ पर कहीं पर ये मैं इसको सेंटर मान लेता हूँ, है ना। यहाँ पर कहीं पर मैं ये क्या कर लेता हूँ, इसको सेंटर मान लेता हूँ, यहाँ ऐसा कहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर मास सेंटर मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये जो है आपका वेट हो जाएगा W, ठीक है। तो कभी कभी हम इसको एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड इस तरह से मान सकते हैं, या फिर कभी हम इसको एक UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मान सकते हैं, है ना। तो ये एक्चुअल हमारा क्या हो गया, सिनेरियो हो गया। एक्चुअली जो इंटरेक्शंस होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं ना। अब हम एक और देख लेते हैं, रेट ऑफ एप्लीकेशन। हम हमेशा देखते हैं एप्पल फॉलिंग, है ना, एप्पल सेब गिरता है ग्रेविटेशन के कारण से, है ना, सेब गिरता है ग्रेविटेशन के कारण से, ये एप्पल है, इट इज़ फॉलिंग। और जो इसका इंटरेक्शन होता है हम उसको एक फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो हमारे पास देखिए, और हम लोग अपने स्टडी में शामिल नहीं करते। वी आर नॉट गोइंग टू एनालाइज दिस फोर्स इन आवर कोर्स। हम हमेशा क्या एनालाइज हम हमेशा कौन सा फोर्स एज्यूम करके चलते हैं, दैट फोर्स इज अप्लाइंग ग्रेजुअली। अब 3 टाइप के फोर्सेस रेट ऑफ एप्लीकेशन हो सकता है, रेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। अब फोर्सेस एक्चुअल में देखिए, यहाँ पर एक्चुअल में हमारा किस तरह से अप्लाई हो रहा है फोर्स, हम उसको कभी सोचने की कोशिश नहीं करते। हम सिर्फ ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो ग्रेजुअल है। आप जितने भी कैलकुलेशंस करते हैं सब ग्रेजुअल लोडिंग पे करते हैं, ग्रेजुअली लगता है। ग्रेजुअली का मतलब अभी देखते हैं, लेकिन हम कई तरीके के इंटरेक्शंस हो सकते हैं जिसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। हम हमेशा ये एज्यूम करके चलते हैं कि फोर्सेस आर अप्लाइंग ग्रेजुअली। तो चलिए, हमारे पास रेट ऑफ एप्लीकेशन में हम ये देखते हैं कि ग्रेजुअल लोड है, सडन लोड है, और क्या है हमारा इम्पैक्ट लोड है, ठीक है। ग्रेजुअल लोड में क्या होता है, इन ग्रेजुअल लोडिंग द लोडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इंक्रीजेस ग्रेजुअली टिल द बॉडी इज फुल्ली लोडेड, ठीक है।
हम शुरुआत में क्या लगाते हैं, एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं फोर्स को और धीरे धीरे करके उसके मैग्नीट्यूड को फुल लोड तक लेके जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी पर पी लोड लगाना है तो हम एकाएक पी लोड नहीं लगा करके हम स्टार्ट में जीरो लगाएंगे और धीरे से हल्का हल्का करके हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे फोर्स को और पी तक अप्लाई करेंगे। तो कुछ समय देना उसको। तो ये होता है हमारा ग्रेजुअल लोडिंग, जो हम लोग सिर्फ इसी को पढ़ने वाले हैं। सिर्फ हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ हम इसी को अपने स्टडी में शामिल करते हैं। ठीक, अनटिल अनलेस स्टडी, अगर कुछ पहले से ही बोला है कि लोडिंग है सडन लोडिंग तो केस अलग है ना। और सडन लोडिंग का क्या मतलब हुआ, इन सडन लोडिंग एंटायर लोड इज लोडेड एट वंस, एकाएक, है ना, बिना समय दिए, एट टी इक्वल टू जीरो, और जस्ट आफ्टर द टी इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, लोड तुरंत ही हमारा क्या हो जाएगा, फुल लोड लगाएंगे इसमें। ग्रेजुअली लोडिंग का एग्जांपल बता दूं मैं, जैसे हम बहुत भारी कोई वस्तु होता है, डंबल जैसे होता है, तो फ्लोर न टूटे करके हम क्या करते हैं, उसको एकदम हल्के से धीरे से चुपचाप रखते हैं, है ना। अगर हम एकाएक रखेंगे तो टूट सकता है, इसलिए हम धीरे से लगते हैं। दोनों का असर बहुत अलग अलग होता है। ग्रेजुअल लोडिंग के केस में जितना असर होगा उसका दुगना असर सडन लोडिंग के केस में होता है, दुगना। ठीक है, दुगना असर होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ इसी को पढ़ते हैं। एक्चुअल में हो सकता है वो सडन लोड भी हो, लेकिन हम उसको मिस करते हैं, है ना। चलिए, तो मैंने बताया कि जैसे डंबल बहुत भारी होता है तो हम एकदम धीरे से हल्के से पुश करते हैं, वो ग्रेजुअल लोडिंग है। एक्चुअली में हमको उसको टाइम देना है। इम्पैक्ट लोडिंग क्या हो सकता है, इम्पैक्ट लोडिंग इज लोड इज फॉलिंग फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, कुछ हाइट से गिरता है। तो ये सारे टाइप्स के एप्लीकेशन हो सकते हैं जिसमें हम सिर्फ इसी को पढ़ते हैं। तो जब तक कुछ अलग ना लिखा हो कि हमारा ये ग्रेजुअल लोडिंग कंसिडर कीजिए, सडन लोडिंग कंसिडर कीजिए, हमको ये एज्यूम करके चलना है कि ये ग्रेजुअल लोडिंग ही है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, हम बार बार क्यों उसको यूज़ करते रहते हैं हम अपने मैथमेटिकल एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए। हम इसके बाद देखें कि टाइप्स ऑफ लोडिंग क्या है। तो दो तरीके के लोड लग सकते हैं इसमें, है ना। एक तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से लगता है, या फिर एक बिना डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के भी लग सकता है। हमने अप्लाइड फोर्स को थोड़ा डिटेल से देखा विथ एग्जांपल्स, और हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, किस तरह से किसी कैंटिलीवर बीम में जो हम लोग सिंपली एक पॉइंट एरो से रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स को, वो किस तरह से एक्चुअल में आता है ना। कितने क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसके अप्लाई करने के, जिसमें से एक तरीका हमने वहाँ पर देखा। तो ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश किया है। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ये उम्मीद करता हूँ मैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए, ऐसे वीडियो कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।